नमस्कार विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हमने पिछले व्याख्यानों में फाइलम प्रोटोजोआ का विस्तार से अध्ययन किया। हमने जाना कि फाइलम प्रोटोजोआ के प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं। उसके बाद में उसका वर्गीकरण का आधार क्या है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उसके जो डिफरेंट जो सब क्लासेज और क्लास सब फाइलम और क्लासेज हैं उनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इस सब के बारे में हमने जाना था। आज इस व्याख्यान में एक दूसरे फाइलम जिसको फाइलम पोरीफेरा या शंख पोरीफेरा कहा जाता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। फाइलम पोरीफेरा जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पोरस प्लस फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरा का मतलब होता है धारण करने वाले या टू बियर। यानी ये वो प्राणी होते हैं जिनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इस फाइलम को पोरीफेरा नाम दिया गया है। ये एक छोटा फाइलम है जिसकी अब तक 5000 जातियां ज्ञात हैं और इनकी उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व इस फाइलम की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। इसको एक ब्लाइंड एंड कहा जाता है क्योंकि पोरीफेरा के जो सदस्य हैं उनसे फिर नए किसी दूसरे फाइलम की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसा लगता है, या उद्विकासीय जो प्रमाण है वो यही साबित करते हैं कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों से फिर किसी नए फाइलम की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ये उद्विकासीय दृष्टिकोण से ये एक अंधी गली है, यानी इसके बाद में इस दिशा में किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हुआ, अतः इसको इवोल्यूशनरी ब्लाइंड और डेड एंड कहा जाता है। पोरीफेरा के जो प्राणी हैं इसको सामान्यतः स्पंज कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और स्पंजों में काफ़ी विविधता भी देखने को मिलती है। और इसीलिए पोरीफेरा जो फाइलम है इसको बाकी जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उनसे थोड़ा अलग रखा गया है। इसीलिए जो बहुकोशिकीय प्राणी जिसको मेटाजोआ के अंतर्गत हम रखते हैं, एकोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणियों को हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणियों को हम मेटाजोआ के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन स्पंज जो हैं वो बाकी बहुकोशिकीय प्राणियों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वो उनसे अलग हैं, इसलिए उनकी एक अलग शाखा पैराजोआ बना दी गई और जिसमें एकमात्र जो फाइलम है जिसमें पोरीफेरा जिसको कहा जाता है वो शामिल किए जाते हैं। से समस्त जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणी को यू मेटाजोआ के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके आगे सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो आगे के जो फाइलम हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इस संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, इन प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेके अभी भी कोई एक स्पष्ट मत है वो प्रतिपादित नहीं किया जा सका है। लेकिन इसको लेके दो प्रकार की जो धारणाएं हैं वो प्रचलन में है। कुछ प्राणीविज्ञों का मानना है कि पोरीफेरा की उत्पत्ति कुछ एकोशिकीय प्रोटोजोन से हुई है जिसकी कोएनोसाइट जिनमें पाई जाती हैं, जिनको कोएनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। तो कोएनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ से फाइलम पोरीफेरा की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जब हम पोरीफेरा का अध्ययन करते हैं, उनके सदस्यों को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें कशाभिकाएं और फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं कीप के आकार की होती हैं और इनके सिरे पर फ्लैजेला या कशाभ जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इन विशेष प्रकार की कशाभी कोशिकाओं को कोएनोसाइट कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ एकोशिकीय जो प्रोटोजोन हैं उनमें भी इस प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं जिनको कोएनोफ्लैजिलेट कहा जाता है, प्रोटेरोस्पोंजिया जिसका उदाहरण है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोटेरोस्पोंजिया जो हैं वो प्रोटोजोन ही आगे जाके बहुकोशिकीय स्पंजों में उद्भवित हुए या उनका उद्भव उन्हीं से हुआ। इसीलिए प्रोटोस्पोंजिया को प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा के मध्य की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। लेकिन चूंकि इस प्रकार की कोशिकाएं दूसरे फाइलम में भी देखने को मिलती हैं, इकाइनोडर्मेटा में भी इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, कुछ दूसरे जो लार्वा हैं उनमें भी इस प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, अतः इस मत के विपक्ष में भी या विरोध में भी कई तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरी बात, जो स्पंजों का लार्वा होता है जिसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, उस एम्फीब्लास्टुला लार्वा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कसाबी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो वास्तव में कोइनोसाइट नहीं होती हैं। तो अगर उद्विकास इस प्रकार के प्रोटेरोस्पोंजिया से हुआ है, प्रोटेरोस्पोंजिया में कोइनोसाइट पाई जाती हैं लेकिन स्पंजों के लार्वा में वो कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो लार्वा एक प्रकार से हम जानते हैं कि जो लार्वा होता है वो एक प्रकार से उसकी उद्विकास इतिहास को प्रदर्शित करता है।
तो उद्विकास इतिहास को देखें तो लार्वा में उस प्रकार की कोशिकाएं नहीं हैं। तो इससे यह साबित होता है कि इसकी उत्पत्ति शायद ऐसे जीवों से नहीं हुई होगी। दूसरा जो मत है वो ये बताता है कि स्पंजों की उत्पत्ति कुछ खोखले कॉलोनियल प्रोटोजोआ से हुई है, जिसमें कशापी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी इस प्रकार के कुछ प्रोटोजोआ जो एक कॉलोनी के रूप में रहते थे, एक निवाय के रूप में रहते हैं, जिसमें ये कशापी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के प्रोटोजोआ ही आगे जाके बहुकोशिकीय स्पंजों के रूप में उद्भवित हो गए, या उनका इवोल्यूशन इस प्रकार के प्रोटोजोआ से हुआ है। ये कॉलोनी में पाए जाने वाले जो जीव थे, उसमें वैसे तो एक कॉलोनी में रहने वाले ये जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें किसी प्रकार की निर्भरता नहीं होती है, लेकिन कालांतर में यही एक कॉलोनी एक जीव के रूप में, एक यूनिट के रूप में विकसित होगी, जिससे इस कॉलोनी की समस्त कोशिकाएं एक जीव की कोशिकाएं बन गई, जिससे ये बहुकोशिकीय प्राणी के रूप में उद्भवित हुआ। इसके समर्थन के लिए कई तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। स्पंजों का जो लार्वा होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति होती है। उस लार्वा में बाहर की तरफ कोइनोसाइट होती हैं और कशापिकाएं जिन पे मौजूद होती हैं, और उसी प्रकार से ये कॉलोनियल जो प्रोटोजोन है उनमें स्थिति होती है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा में कायांतरण होता है, और कायांतरण के दौरान उसमें प्रतिपन होता है, यानी इसकी जो बाहर की कोशिकाएं हैं या बाहरी शिरा है वो अंदर की तरफ आ जाता है, और अंदर का शिरा बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये कोइनोसाइट उसके अंदर की तरफ आ जाती हैं, और बाहरी जो स्तर है वो फिर जिसमें कशापी कोशिकाएं प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये मत ये बताता है कि पोरीफेरा संघ की जो उत्पत्ति है वो बहुकोशिकीय कॉलोनियल और खोखले जो प्रोटोजोन हैं, जो एक निवाय के रूप में रहते हैं, जिसमें कशापिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनसे कालांतर में इस बहुकोशिकीय स्पंजों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ये देखना है कि स्पंजों की जो संरचना होती है वो वास्तव में इस प्रकार की होती है कि बाहरी जो स्तर होता है, जिसको पिनेकोड्रम कहा जाता है, पिनेकोड्रम में पाई जाने वाली कोशिकाओं में फ्लैजेला नहीं पाए जाते। उसके मध्य में फिर अविभेदित जो स्तर होता है जिसको मीजोहाइल कहते हैं, और आंतरिक जो स्तर होता है वो फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं से बना होता है, जिसको कोइनोसाइट कहा जाता है, और कोइनोसाइट से बना हुआ ये आंतरिक स्तर है वो कोइनोड्रम कहलाता है। तो स्पंजों को इस कारण से डिप्लोब्लास्टिक भी कुछ वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि वास्तव में ये डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसका जो पिनेकोड्रम है वो एक्टोड्रम के समजात नहीं है, और कोइनोड्रम है वो एंडोड्रम के समजात नहीं है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहना भी ठीक नहीं है। तो स्पंजों की उत्पत्ति लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। इसको ब्लाइंड एंड माना जाता है क्योंकि इससे आगे फिर किसी नए फाइलम की उत्पत्ति नहीं हुई। और उद्विकास को लेकर दो मत प्रचलित हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक मत ये कहता है कि इनकी एकोशिकीय कोइनोफ्लैजिलेट जो प्रोटोजोन है उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि दूसरा मत ये कहता है कि उनकी उत्पत्ति सरल और खोखले निवही मुक्तजीवी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से हुई है, और बाद में इन्हीं प्रोटोजोन से ये जो कॉलोनी में रहने वाले जो जीव थे ये एक जीव के रूप में उद्भवित हो गए, उनका उद्विकास हो गया। इनमें मीजोहाइल स्तर का विकास हो गया, और जो कोइनोसाइट का जो स्तर था वो अंदर की तरफ प्रतिपन के द्वारा वो विकसित हो गया। इस फाइलम के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं जिसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये सरलतम बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर हैं। इससे पहले हमने एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पढ़े थे, ये पहले बहुकोशिकीय प्राणी हैं। इसमें जो शारीरिक संगठन है वो सेलुलर ग्रेड का होता है, यानी कोशिका स्तर का इसमें विभेदन होता है। किसी प्रकार के स्पष्ट या सत्य उत्तक उसमें नहीं पाए जाते हैं, उत्तकों का निर्माण इस फाइलम में नहीं हुआ है। सामान्यतः इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो असम्मित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। किसी भी प्रकार की एक्सिस से इसको समान भागों में, दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जो पुरातन सदस्य हैं उनमें अर्य सम्मिति या रेडियल सिमेट्री है वो देखने को मिलती है। इनके शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इनको ओस्टिया कहा जाता है। एक सिंगल जो छिद्र है उसको ओस्टियम कहते हैं, इसका बहुवचन है उसको ओस्टिया कहते हैं। तो ओस्टिया इनके शरीर में उसके पाए जाते हैं। शाइकन इसका एक कॉमन एग्जाम्पल, हम जनरली शाइकन पढ़ते हैं। तो शाइकन के शरीर में आप देखोगे इसके शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों से होकर जो जल धारा है वो इसमें प्रवेश करती है, पानी इसके शरीर में प्रवेश करता है। इसी पानी की सहायता से इसमें उत्सर्जन, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। गैसों का आदान प्रदान भी इसी पानी के द्वारा होता है। पोषण भी इसको इसी जल धारा के द्वारा मिलता है। जनन में भी ये सहायक होता है।
ये पानी फिर इसकी गुहा में प्रवेश कर जाता है। वह जो गुहा है वो स्पोंजोसील कहलाती है, और स्पोंजोसील में ये पानी भर जाता है। फिर ये पानी एक बड़े छिद्र जो कि ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, जिसको ओस्कुलम कहते हैं, तो वो उस बड़े छिद्र के द्वारा ये जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये एक तंत्र जो इसमें पाया जाता है, जिसको जल नाल तंत्र कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों से पानी प्रवेश करता रहता है। ये सूक्ष्म छिद्र ओस्टिया कहलाते हैं, और बड़ा जो छिद्र है जिसको ओस्कुलम कहते हैं, उस ओस्कुलम के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है। इस जल धारा के साथ गैसों का, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान या इसकी आपूर्ति इनको हो जाती है। उत्सर्जित पदार्थ या इनके जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, वो ही इस जल धारा के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये जल नाल तंत्र स्पंजों में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के स्पंज हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जल नाल तंत्र पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं, जिसका हम आगे जब हम स्पंजों में नाल तंत्र का अध्ययन करेंगे तब इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं, जिसका हम विस्तार से अध्ययन उस दौरान करेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ यही समझना है कि जो पानी है वो छोटे छिद्रों से प्रवेश करता है, स्पंज गुहा में पहुँच जाता है, और इस स्पंज गुहा को रेखित करने वाला ये जो कोइनोड्रम है, जहाँ कोइनोसाइट पाई जाती हैं, ये कोइनोसाइट कोशिकाओं के जो फ्लैजेला हैं, ये फ्लैजेला में मूवमेंट के कारण ये जो पानी है उसमें लगातार वो प्रवाहित होता रहता है, उसकी दिशा बनी रहती है, और इससे ये जो जल धारा है वो निरंतर उसमें चलती रहती है, पानी उसमें लगातार आता रहता है। ओस्टिया से पानी प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि श्वसन जो है, परिसंचरण है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सभी इस जल नाल तंत्र के द्वारा इसमें संपन्न हो जाता है। शरीर जो है उसमें कोशिकाओं से निर्मित होता है, लेकिन सच्चे ऊतकों का अभाव होता है। कोशिकाओं के मध्य आपसी निर्भरता नहीं होती है, यानी कोशिकाओं में सामान्यतः पृथक पृथक सेपरेट कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से उसमें कोई विशेष प्रकार की यूनिटी है, वो इकाई के रूप में कार्य करने की जो टेंडेंसी है वो कम विकसित है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के सच्चे उत्तक हैं वो नहीं पाए जाते। उत्तक जो होते हैं वो आप जानते हो कि जब समान आकार और लगभग समान कार्य करने वाले जो कोशिकाओं का समूह है, जो एक यूनिट के रूप में काम करता है, वो उत्तक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के उत्तकों का निर्माण नहीं हुआ है। 2 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर जो है वो पिनेकोड्रम कहलाता है, पिनेकोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। आंतरिक स्तर कोइनोड्रम कहलाता है, जो कोइनोसाइट द्वारा निर्मित होता है। स्पंजों में एक महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें पुनर्रचन, रिकॉन्स्टिट्यूशन और पुनरुद्भवन, रीजनरेशन का गुण पाया जाता है। ये क्षमता इसमें अपार या काफ़ी अधिक होती है। पुनर्रचन का मतलब है कि अगर स्पंज को, सारी कोशिकाओं को अगर अलग अलग कर दिया जाए, उसको पृथक पृथक कर दिया जाए, उसके बाद में अगर उनको एक स्थान पर कोशिकाओं को रखा जाए, तो वे वापस उसी प्रकार से उस आकृति में वापस व्यवस्थित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि उन कोशिकाओं के जो कोशिका झिल्ली है उस पर कुछ विशेष प्रकार के ग्राही उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरी कोशिका के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन करती हैं, उसको पहचानती हैं। जब तक ये ग्राही उन पर मौजूद रहते हैं, वो कोशिकाएं वापस उसी प्रकार से पुनर्रचित हो जाती हैं, वो संगठित हो जाती हैं। पुनरुत्थान का मतलब है कि अगर स्पंज के अनेकों टुकड़े कर दिए जाए और प्रत्येक टुकड़े में पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम यानी दोनों प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हो, तो वो जो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक नए स्पंज के रूप में विकसित हो सकता है। तो पुनरुत्थान की भी अपार क्षमता इनमें पाई जाती है। पुनर्रचन का गुण भी इनमें पाया जाता है। समन्वय तंत्र का इनमें अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र जैसी कोई व्यवस्था इनमें नहीं होती। किसी भी प्रकार के संवेदी अंग जो हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के सेंसरी ऑर्गन जो है वो इनमें नहीं पाए जाते। आगे हम देखेंगे आगे के फाइलम में कि कुछ न कुछ संवेदांग जो है वो आगे के फाइलम में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पंजों में किसी प्रकार के सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। ये स्थानबद्ध होते हैं और गतिहीन होते हैं, और इसी कारण से अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी उनको एक वनस्पति माना था, क्योंकि ये गतिहीन होते हैं, ये स्थानबद्ध रहते हैं। इसलिए इनको प्रारंभ में अरस्तु ने भी इनको वनस्पति माना था और वनस्पति जगत के अंतर्गत इनको रखा था। लेकिन बाद के शोधों से ये प्रमाणित हो गया कि वास्तव में ये प्राणी कोशिकाएं हैं, ये प्राणी हैं, इसमें आंतरिक जो गतियां हैं वो देखने को मिलती हैं, तो ये वास्तव में प्राणी हैं। अंतःकंकाल इनमें पाया जाता है और अंतःकंकाल ही इनके वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। अंतःकंकाल के रूप में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं होती हैं। कुछ सदस्यों में सिलिका का या कांच का कंकाल होता है, और कुछ सदस्य जो इनके सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनका कंकाल कार्बनिक तंतुओं या स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है। तो अंतःकंकाल इनमें 3 प्रकार का हो सकता है।
या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का होता है स्पिक्यूल्स के रूप में, या फिर वो सिलिका की कंटिकाएं होती हैं। तो ऐसे स्पंज कांच जैसे पारदर्शी दिखाई देते हैं। और कुछ जो स्पंज हैं उसमें जो कंकाल है वो स्पंजिन फाइबर्स का होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, जिनका उपयोग नहाने के लिए भी किया जाता है। तो यही जो कंकाल किस प्रकार का है, यही इनके वर्गीकरण का आधार है। आगे हम जब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम यही देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, उसके आधार पर स्पंजों का वर्गीकरण किया जाता है। अधिकांश सदस्य जो हैं वो समुद्री होते हैं, यानी अधिकांश स्पंज हैं वो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ जो स्पंज हैं जैसे लगभग इनकी 150 जातियां हैं वो स्वच्छ जल में भी पाई जाती हैं। जनन इनमें दोनों प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है जिनको जेम्यूल्स कहा जाता है। ये जेम्यूल्स हैं वो वास्तव में प्रतिरोधी संरचनाएं होती हैं। जब स्पंज किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हैं, यानी पानी का अभाव होता है, ऐसी स्थिति में जब उनके अस्तित्व को खतरा होता है, ऐसी स्थिति में ये इन प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिनको जेम्यूल कहते हैं। इस जेम्यूल के ऊपर कई प्रतिरोधी आवरण होते हैं जो उस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, ये जेम्यूल अंकुरित हो जाते हैं और नए स्पंज के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधि है वो इसमें जेम्यूल द्वारा जनन होता है। लैंगिक जनन जो है वो युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन द्वारा होता है। सामान्यतः जो स्पंज होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी एक वेष्टि जो होती है, एक स्पंज जो है उसके ऊपर ही दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। उभयलिंगीता की स्थिति के बावजूद भी इनमें स्वनिषेचन या परनिषेचन दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। स्वनिषेचन से मतलब होता है जब एक ही स्पंज जो है या एक ही वेष्टि है उसी के युग्मकों के मध्य निषेचन, यानी उसी वेष्टि के शुक्राणु और उसी के अंडाणु के मध्य निषेचन हो तो स्वनिषेचन कहलाता है, ऑटो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन जब एक स्पंज के शुक्राणु और दूसरे स्पंज के अंडाणु के मध्य निषेचन हो तो इस प्रकार का निषेचन पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां स्पंजों में देखने को मिलती हैं। परिवर्तन जो है वो इनमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन से मतलब है कि जब लार्वा अवस्था बनती हो और लार्वा फिर कायांतरण के द्वारा वयस्क में रूपांतरित हो तो इस प्रकार का परिवर्तन अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। जबकि हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष परिवर्तन के दौरान कोई लार्वा अवस्था नहीं बनती है। तो स्पंजों में लार्वा अवस्था बनती है और उनका जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा में जो कोशिकाएं हैं, जो कशाभी कोशिकाएं हैं, वो बाहर की तरफ होती हैं। तो इस प्रकार का लार्वा फिर कायांतरण जब करता है तो ये प्रतिपन के द्वारा कायांतरण करता है, यानी इसका जो बाहरी स्तर है वो अंदर की तरफ धंस जाता है और आंतरिक स्तर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है और ये फिर एक स्पंज के रूप में, एक वयस्क स्पंज के रूप में ये विभेदित या विकसित हो जाता है। तो इसमें जो इसी कारण से इसका जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है और ये प्रतिपन के द्वारा कायांतरण करता है। इस संघ से आगे फिर उद्विकास के दौरान किसी नए संघ की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो इसी कारण से इसको एक ब्लाइंड एंड कहा जाता है, एक अंधी गली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इससे आगे उद्विकास है वो नहीं हुआ है। तो बाकी जो फाइलम है जैसे सिलेंट्रेटा, इनकी जो उत्पत्ति है वो प्रोटोजोआ से ही हुई है। स्पंज जो हैं उससे आगे किसी नए फाइलम का विकास नहीं हुआ है। ये स्पंज चाहे कितना ही विशालकाय स्पंज हो, पाचन जो है वो इनमें अंतःकोशिकीय ही होता है, कोशिका के अंदर ही पाचन होता है। किसी बाह्य कोशिकीय पाचन जो है इनमें देखने को नहीं मिलता है। इसके आगे के फाइलम जब हम सिलेंट्रेटा का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि पाचन जो है वो सिलेंट्रॉन या उसकी जो जठर गुहा है उसी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पाचन जो है वो अंतःकोशिकीय होता है और इसी कारण से ये भोजन जो है वो सूक्ष्म कणों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो स्पंज कितना ही बड़ा हो उसका भोजन जो है वो सूक्ष्म कणों के रूप में ही होता है जो कोशिका के द्वारा अंतर्ग्रहित किया जा सके। तो इसी कारण स्पंज जो है वो बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी इनमें पाचन जो है वो अंतःकोशिकीय होता है। तो ये हैं स्पंजों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। स्पंज जो कि एक छोटा फाइलम है, लेकिन ये बाकी जो मेटाजोन हैं यानी बहुकोशिकीय प्राणी हैं उससे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको एक अलग शाखा पैराजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। ये छिद्रधारी प्राणी हैं, शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिससे होकर जल इसमें प्रवेश करता है और जल धारा के रूप में इसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्य संपन्न होते हैं। एक काफ़ी प्राचीन या पुरातन समूह है जिसकी उत्पत्ति लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। आगे के व्याख्यान में हम फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।
कौन कौन से बेसिस पे इनका वर्गीकरण किया गया है और उसकी प्रमुख क्लासेस कौन कौन सी हैं, उसके विविधात्मक लक्षण कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।